खबर के साथ, जहां आज सीएम शिवराज सिंह चौहान की कैबिनेट की मीटिंग होगी। आपको बता दें, सुबह 10:30 बजे मंत्रालय में ये बैठक होगी। लॉकडाउन के बाद ये पहली एक्चुअल कैबिनेट बैठक होगी। अब तक वर्चुअली ही कैबिनेट की बैठकें हो रही थी, लेकिन लॉकडाउन के बाद पहली बार एक्चुअल कैबिनेट बैठक होगी। कैबिनेट में कई अहम प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। तो शिवराज कैबिनेट की बैठक आज सुबह 10:30 बजे मंत्रालय में होगी, जो कि एक्चुअल कैबिनेट बैठक होगी और वर्चुअली ये नहीं होगी, आमने सामने बैठकर बातचीत होगी और कैबिनेट में कई अहम प्रस्ताव पर मुहर लगेगी। वहीं भोपाल में बीजेपी का युवा सम्मेलन कार्यक्रम आज होगा। आपको बता दें, बीजेपी कार्यालय में यह युवा सम्मेलन कार्यक्रम होगा, जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान और वीडी शर्मा संबोधित करेंगे। वहीं युवा सम्मेलन को प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी संबोधित करेंगे। तो बीजेपी का आज युवा सम्मेलन कार्यक्रम होगा, जो कि बीजेपी कार्यालय में होगा, जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा संबोधित करेंगे। राजधानी भोपाल में महिला जागरूकता अभियान के तहत सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बेटियों की शादी 21 साल की उम्र में होने की राय दी। वहीं सागर में गैंगरेप पीड़िता को बचाने पर श्रीबाई को सम्मानित किया गया। इसके अलावा सीएम शिवराज ने काम के लिए प्रदेश के बाहर जाने वाली बेटियों का रजिस्ट्रेशन कराने का फैसला किया है। सीएम ने कहा कि सभी की पूरी डिटेल के साथ लिस्ट बनाई जाएगी और अगर बेटियां गायब होती हैं तो इसी के तहत कार्रवाई की जाएगी। सीधी में अपराधी सारे पकड़ लिए गए हैं और गिरफ्तार हैं और कठोर से कठोर सजा उनको दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाए। ये एक बहस चलनी चाहिए कि बिटिया के विवाह की उम्र अभी 18 है, क्या पूरी परिपक्वता के लिए बढ़ा के 21 की जानी चाहिए। हमने ये तय किया है कि हम एक आउटलाइन बना रहे हैं। बेटी अगर कोई गायब है, अब गायब होने के कई कारण हो सकते हैं। कई बार घर से नाराज होकर भी जाती हैं और तरह की घटनाएं भी होती, कई बार काम के लिए कोई ले जाता है, तो चेक लिस्ट के अनुसार कार्रवाई होगी, चेक लिस्ट बनेगी। परिजन जिसके यहाँ से बेटी गुमी है उसको अधिकार पत्र दिया जाएगा। राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने के बाद अब ग्वालियर की सियासत नई करवट ले रही है। बीजेपी में आ चुके सिंधिया को अब बीजेपी के नेता भी पूरा समर्थन देते दिखाई दे रहे हैं। इसका नजारा रविवार को व्यापारियों के नववर्ष मिलन समारोह के दौरान देखने को मिला, जिसमें कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं को बुलाया गया था, लेकिन बीजेपी के नेता नहीं पहुंचे। वजह रही कांग्रेस के विधायक प्रवीण पाठक। एक तरह से बीजेपी नेताओं ने प्रवीण पाठक के साथ मंच साझा करने से इनकार कर दिया। वजह है उपचुनाव के दौरान प्रवीण पाठक की सिंधिया के खिलाफ की गई टिप्पणी। सिंधिया समर्थक और राज्य मंत्री ओपीएस भदौरिया ने बंसल न्यूज से खास बातचीत में कहा कि वो ऐसे शख्स के साथ मंच साझा नहीं करेंगे जिसने ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर अनर्गल टिप्पणियां की हो, और बीजेपी के नेताओं का भी यही स्टैंड नजर आया। ओपीएस जी, जो कार्यक्रम था वहां आपको भी बुलाया गया था, लेकिन आप नहीं पहुंचे वहां। निश्चित रूप से मैं नहीं पहुंचा, क्योंकि मैं ऐसे किसी भी व्यक्ति के साथ मंच साझा नहीं करना चाहता हूं जिसने महाराज सिंधिया के खिलाफ अनर्गल और अमर्यादित टिप्पणी की हो। मैं इस बात के सख्त खिलाफ हूं और मैंने इसलिए जानबूझ के उस मंच को साझा नहीं किया जिसमें ऐसे लोग उपस्थित थे। ये खास बात रही कि आप नहीं पहुंचे, इसके अलावा जो सांसद थे क्षेत्रीय और जो अन्य मंत्री हैं भारत सिंह कुशवाहा, उन्हें भी बुलाया गया था, वो भी नहीं पहुंचे। मैं समझता हूं जो लोग नहीं पहुंचे उनकी भी वही भावना रही होगी जो मेरी भावना है। उस व्यक्ति को, ऐसा व्यक्ति चाहे वो कोई कितनी बड़ी हस्ती क्यों नहीं हो, जो महाराज सिंधिया के खिलाफ टिप्पणी करेगा, महाराज सिंधिया के खिलाफ अमर्यादित बयानबाजी करेगा, उसको हम सहन नहीं करेंगे। पर कुछ लोग मौसम की तरह बदल जाते हैं। राजनीति में स्वाभाविक परिवर्तन चलते रहते हैं, पर एक मर्यादा राजनीति में रखना चाहिए। आदमी को कहाँ रहना है, किस दल में रहना है, ये निर्णय उसका अपना होता है, लेकिन किसी के मान सम्मान को रखना ये हमारा मानवीय धर्म भी है और कर्तव्य भी है।
और जो व्यक्ति इस कर्तव्य को तोड़ता है निश्चित रूप से वो गलत है और हम उसकी अवहेलना करेंगे। बिल्कुल, तो यहाँ पर जिस तरीके से गुस्सा दिखाई दे रहा है, जो शब्दावली ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ इस्तेमाल हुई थी, उसके विरोध में आज उन्होंने वो मंच साझा नहीं किया जहां पर कांग्रेस के जो विधायक हैं प्रवीण पाठक को भी बुलाया गया था। कैमरामैन करण बासी के साथ प्रहलाद सेन, बंसल न्यूज, ग्वालियर। अब रविवार के कार्यक्रम में क्या हुआ था ये आपको बताते हैं। उपचुनाव के दौरान ग्वालियर से कांग्रेस के विधायक प्रवीण पाठक ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ जमकर बयानबाजी की थी और तभी से प्रवीण पाठक सिंधिया समर्थक और दूसरे बीजेपी नेताओं के निशाने पर हैं। नौबत यहां तक पहुंच चुकी है कि प्रवीण पाठक के साथ बीजेपी के लोग मंच साझा करने से कतरा रहे हैं। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के नववर्ष मिलन समारोह से बीजेपी नेताओं की दूरी को इसी से जोड़ा जा रहा है। समारोह में सांसद विवेक शेजवलकर, मंत्री भारत सिंह कुशवाहा और मंत्री ओपीएस भदौरिया को भी आमंत्रित किया गया था। इसी कार्यक्रम में कांग्रेस के विधायक प्रवीण पाठक और सतीश सिकरवार भी शामिल होने पहुंचे, लेकिन जैसे ही इसकी भनक मंत्रियों और सांसद को लगी, उन्होंने कार्यक्रम से दूरी बना ली। नहीं, अब शब्द कहे ना कहे, मुझे लगता है ये विषय नहीं है। मैंने तो हमेशा पार्टी लाइन की बात कही है, ग्वालियर के विकास की बात कही है। कोई क्यों नहीं आया ये तो मंत्रियों से पूछा जाए, सांसदों से पूछा जाए। अब मेरे आने से कोई ना आ पाए, कोई ना आ पा रहा है, अब इस पे विषय पे मैं क्या टिप्पणी कर सकता हूँ। मिलन समारोह खत्म होने के बाद बीजेपी की तरफ से खाना पूर्ति करते हुए जिला अध्यक्ष कमल माखीजानी पहुंचे, लेकिन कुछ चंद मिनट के लिए। देखिए, हर की व्यक्तिगत राय हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हैं, मैं भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष हूँ। हमारे अध्यक्ष की प्रणाली होती है और अध्यक्ष में ही सब समाहित होते हैं। यदि मैं आ गया तो पार्टी की उपस्थिति हो गई। उधर आयोजक भूपेन जैन के मुताबिक इस कार्यक्रम का राजनीति से कोई सरोकार नहीं था, लेकिन बीजेपी के विधायक, सांसद और मंत्री के न आना इस पूरे कार्यक्रम में चर्चा का विषय जरूर बना रहा। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स कैट ने इसे आयोजित किया। ये गैर राजनीतिक कार्यक्रम था, सभी की हमें सहमति प्राप्त हुई थी। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष आदरणीय कमल माखीजानी साहब हमारे साथ कार्यक्रम में रहे, उन्होंने शुभकामनाएं भी दी और अगर वो आते हैं तो हमका स्वागत है। ये तो सभी का कार्यक्रम है, गैर राजनीतिक कार्यक्रम। कुल मिलाकर सिंधिया के सम्मान की खातिर अब बीजेपी भी मैदान में है। सियासत का ये पर्सनल अंदाज आगे क्या रूप लेगा ये कहना भी मुश्किल है, क्योंकि नववर्ष मिलन समारोह में एक तरह से कांग्रेस विधायकों का बॉयकॉट किया गया। प्रहलाद सेन, बंसल न्यूज, ग्वालियर। वहीं खबर दिल्ली से है, जहां एमपी सरकार के कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। आपको बता दें, लव जिहाद कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। असंवैधानिक बताते हुए रद्द करने की मांग की गई है। वहीं याचिका में कानून को असंवैधानिक बताया गया है। तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पारित लव जिहाद कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता के तरफ से असंवैधानिक बताते हुए इसे रद्द करने की मांग की गई है। वहीं खबर जबलपुर से है, जहां गोरखपुर मेन मार्केट में देसी बम चले। आपको बता दें, युवक ने दुकान में देसी बम फेंककर दहशत फैला दी। चोपड़ा ब्रदर्स की दुकान में यह देसी बम चला। धमाके से दुकान का साइन बोर्ड टूटकर नीचे गिर गया। वहीं किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। वहीं दहशत में आसपास के दुकानदारों ने भी दुकानें बंद कर दी। गोरखपुर व्यापारी संघ ने ऐलान किया, अनिश्चितकालीन बाजार बंद करने का ऐलान किया। अब नहीं हो पाएगा व्यापार हम लोगों से। तो गोरखपुर मेन मार्केट में देसी बम चले। युवक ने दुकान में देसी बम फेंककर दहशत फैलाई। अब नहीं हो पाएगा व्यापार हम लोगों से। हम लोग वहीं खबर मुरैना से है, जहां जहरीली शराब पीने से 8 लोगों की मौत हो गई है। आपको बता दें, 2 अलग अलग गांव में 20 से ज्यादा लोग बीमार हो गए हैं। छैरा मानपुर गांव में 5 और पहवाली गांव में 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं बीमार लोगों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। इस खबर पर हमारे संवाददाता उमेश पाराशर जुड़ गए हैं। उमेश, आपसे जानना चाहेंगे क्या है पूरा मामला, किस तरह से लोगों की मौत हो गई?
बिल्कुल स्वांगी, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जहरीली शराब पीने से 2 अलग अलग गांव में 20 लोग से अधिक बीमार हो गए हैं और जिसमें से 8 लोगों की मौत हो गई है। 2 लोग ग्वालियर, जो गंभीर लोग हैं उनको ग्वालियर रेफर किया गया है। वहीं 6 लोगों का इलाज जिला चिकित्सालय में चलाया गया है। जो स्थानीय लोग हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि ये जो जहरीली शराब है, इसकी वजह से, इसको पीने से ये जो लोग बीमार हुए हैं और बीमारों का इलाज जिला चिकित्सालय में चलाया गया है। हालांकि इस जो पूरी घटना है वो अलग अलग 2 गांव की 2 थाना क्षेत्रों की है। एक पहली घटना है जिसमें 5 लोगों की मौत हुई है, वो छेरा मानपुर गांव की है, और जो दूसरी जो घटना है वो पहावली गांव की है और जो सुमावली थाना क्षेत्र में आता है। ऐसे स्वांगी 2 अलग अलग थाना क्षेत्रों में ये घटना हुई है और ये दोनों ही जो घटना है वो बहुत ही दर्दनाक घटना है और इसमें लगभग 8 लोगों की मौत हुई है। हालांकि स्वांगी एक और बात इसमें बताना चाहेंगे कि ये साफ तौर पर पुलिस की लापरवाही है, क्योंकि ये जो कच्ची शराब है वो बहुत पहले से इस क्षेत्रों में परोसी जा रही है, लेकिन इस पे कार्रवाई पुलिस के द्वारा लंबे समय से नहीं की गई है। ग्रामीणों के द्वारा शिकायत भी कई बार की गई है, लेकिन इस पे पुलिस के द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया गया, जिसके कारण आज इतनी बड़ी घटना सामने आई है। जी स्वांगी। बिल्कुल उमेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो जैसा उमेश ने कहा कि पुलिस की एक लापरवाही सामने आई है, क्योंकि कई समय से यहाँ कच्ची शराब बेची जा रही है और लोग इसका सेवन भी कर रहे हैं, जिसके चलते 8 लोगों की मौत हो गई। वहीं खबर राजगढ़ से है, जहां बस और बाइक में टक्कर हो गई। हादसे के बाद बस में आग लग गई, जिसके चलते बाइक सवार 2 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई। वहीं जलती बस से जान बचाने के लिए यात्री उतरकर भागे और फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया। तो NH 52 के पिपलबे आश्रम के पास यह हादसा हो गया, जहां बस और बाइक में टक्कर हो गई और हादसे के बाद बस में आग लग गई। ये स्थिति बस की, इसमें आग लगी है, क्या है पूरा मामला? ये एक सवारी बस थी जो राजगढ़ से ब्यावरा तरफ जा रही थी। हाईवे पे पीपल बे के पास एक मोटरसाइकिल, बस जो थी अपनी सही लेन में थी, एक मोटरसाइकिल उसके सामने से टकरा गई, जिसमें 2 लोग हैं, उनकी मौके पे ही मृत्यु हो गई है। मोटरसाइकिल से जो पेट्रोल गिरा उसकी वजह से संभवतः बस में आग लग गई है। हालांकि किसी भी सवारी को कुछ नहीं हुआ और सवारियों ने भी बड़ा साहस का परिचय देते हुए प्रयास किया कि दोनों मोटरसाइकिल चालकों को बचा लिया जाए, बट बचा नहीं पाए। अभी जो बस है उसकी आग बुझा दी गई है, सभी सवारी सेफ हैं। ये आग किसी ने लगाया? आग तो इमीडिएटली टकराव के बाद ही लग गई वो, क्योंकि हम उसी बस में थे। जैसे वो बाइक वाले ने टकराया तो बाइक क्या इंजन के नीचे घुस गई, है ना। उसके बाद फिर उसने आग पकड़ लिया। अब कैसे पकड़ा वो तो हमें भी नहीं पता, लेकिन आग किसी ने लगाई नहीं है। देश में 16 जनवरी से वैक्सीनेशन शुरू होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी तैयारियों को लेकर राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की। मोदी ने कहा कि 16 जनवरी से हम दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू कर रहे हैं। यह हम सभी के लिए गौरव की बात है। जिन 2 वैक्सीन को इमरजेंसी यूज की मंजूरी मिली है वो दोनों मेड इन इंडिया है। प्रधानमंत्री बोले कि अगले कुछ महीनों में हमारा लक्ष्य 30 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन करना है। पीएम ने कहा कि वैक्सीनेशन में हमारी प्राथमिकता वे लोग हैं जो कोरोना से लड़ाई में जुटे हैं। इन सभी को पहले चरण में टीका लगाया जाएगा। ऐसे फ्रंटलाइन वर्कर्स की संख्या 3 करोड़ है और इन्हें टीका लगाने में जो खर्च होगा वो भारत सरकार उठाएगी। इस बैठक में सीएम भूपेश बघेल भी शामिल हुए। तो अब हमारा देश कोरोना के खिलाफ लड़ाई में एक निर्णायक चरण में प्रवेश कर रहा है। ये चरण है वैक्सीनेशन का। जैसे यहां जिक्र हुआ, 16 जनवरी से हम दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू कर रहे हैं। ये हम सभी के लिए गौरव की बात है कि जिन 2 वैक्सीन को इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दिया गया है वो दोनों ही मेड इन इंडिया है। इतना ही नहीं, 4 और वैक्सीन प्रोग्रेस में है। वैक्सीनेशन देश का सबसे बड़ा प्रोग्राम है, ये कहना है सीएम शिवराज सिंह चौहान का। पीएम मोदी के साथ बैठक के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन लगेगी। इसके बाद बुजुर्गों और बीमारियों से पीड़ित लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी।
साथ ही पोर्टल के जरिए टीकाकरण का काम पारदर्शी किया जाएगा। इसके साथ ही ये भी कहा गया कि दूसरे देशों के साथ भी वैक्सीन साझा की जाएगी ताकि पूरी दुनिया कोरोना को हरा सके। कोरोना से निपटने के लिए ये वैक्सीनेशन का कार्यक्रम मध्य प्रदेश में हम 16 जनवरी से प्रारंभ कर रहे हैं और इसकी जो प्राथमिकताएं तय की है, सबसे पहले हमारे कोरोना वॉरियर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स जो कोरोना के पेशेंट्स की देखभाल करते हैं, उनको ये टीके लगाए जाएंगे। उसके बाद हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, सफाई कर्मी, पुलिस के मित्र, बाकी ऐसे साथी जो फ्रंट लाइन में काम करते हैं। मैं एक बार फिर प्रधानमंत्री जी ने जो देश का मार्गदर्शन किया है, यह देश का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम तो है ही, लेकिन भारत के अलावा भारतवासियों के वैक्सीनेशन की तैयारी के अलावा अन्य देशों के साथ भी वैक्सीन साझा करने के लिए एक भारत ने एक प्लेटफॉर्म बनाया है और भारत कोविड वैक्सीन उपलब्ध कराने में विश्व में ग्लोबल लीडर बनकर सामने आया है। जिसने ये तैयारी की है, जिला प्रशासन के साथ मिलकर वैक्सीनेशन की, उनको भी बधाई देता हूं। मध्य प्रदेश अब कोविड के टीकाकरण के लिए तैयार है। दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री और आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती को रायबरेली में गिरफ्तार कर लिया गया। बताया जा रहा है कि उन्होंने अमेठी में विवादित बयान दिया था, जिस पर कार्रवाई की गई है। उन्होंने 2 दिन पूर्व जगदीशपुर में बयान दिया था कि यूपी के अस्पतालों में बच्चे तो पैदा हो रहे हैं, लेकिन कुत्ते के बच्चे पैदा हो रहे हैं। इसके पहले सोमवार की सुबह ही कुछ अराजक तत्वों ने उन पर स्याही फेंक दी। सोमनाथ भारती ने इसे भाजपाइयों की हरकत बताया। वहीं पुलिस ने सोमनाथ भारती के साथ ही आम आदमी पार्टी के 20 कार्यकर्ताओं के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कर ली है। भारत ने सिडनी में ऑस्ट्रेलियाई टीम के खिलाफ ऐतिहासिक पारी खेली। बेशक भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट मैच ड्रॉ हुआ, लेकिन हर भारतीय के लिए ये किसी जीत से कम नहीं है। 5-5 चोटिल खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतरी टीम ने वो कर दिखाया कि फैंस की आंखें भी नम हो गई, जब दर्द को सहते हुए बुरे बर्ताव को दरकिनार करते हुए भारतीय टीम के जाबाजों ने मैच को ड्रॉ करा दिया। दर्द, स्लेजिंग, बाउंसर, यार्कर सब सहा, लेकिन 125 करोड़ भारतीयों का सिर नहीं झुकने दिया, बल्कि उन्हें गर्व से सीना चौड़ा करने का मौका दिया। बेशक सिडनी में हुआ इंडिया ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया, लेकिन ये भारत के लिए किसी महान जीत से कम नहीं है। इस ऐतिहासिक मैच को ड्रॉ कराने के लिए कई खिलाड़ियों का परिश्रम रहा, जिन्होंने अंत तक जी जान के साथ मैदान पर अपना 100% से ज्यादा देने की कोशिश की और दिया भी। सिडनी टेस्ट के सिकंदरों की बात करें तो सबसे पहले आते हैं ऋषभ पंत। दर्द सहा लेकिन हिम्मत नहीं हारी। पहली पारी में बल्लेबाजी करते हुए चोटिल हुए, फील्डिंग के दौरान विकेट कीपिंग भी न कर सके। पंत ने दर्द को सहते हुए मोर्चा संभाला, हार की कगार पर खड़ी टीम को जीत की उम्मीद दिखाई। 12 चौके 3 छक्के जड़ते हुए 97 रन बनाए। हनुमा बिहारी दर्द की गोलियां खाकर मोर्चा संभाला। पंत और पुजारा के जाने के बाद संभाला मोर्चा। पिच पर अंगद के पैर की तरह खुद को जमा लिया। हैमस्ट्रिंग होने के बाद भी बैटिंग की, अकेले के दम पर कंगारुओं को छका दिया। 161 बॉल खेली और सिर्फ 23 रन बनाए और मैच को ड्रॉ कराया। जब चेतेश्वर पुजारा और ऋषभ पंत ने पहला सेशन निकाल लिया तो थोड़ी हिम्मत बढ़ी। दूसरे सेशन में जब वे दोनों आउट हो गए तो लगा कि अब खेल खत्म, मगर फिर चोट से जूझ रहे हनुमा बिहारी और रविंद्रन अश्विन ने जो किया वो अब इतिहास के पन्नों पर दर्ज हो गया है। रविचंद्रन अश्विन भयंकर कमर दर्द से जूझ रहे थे।
सुबह सीधे खड़े होते भी नहीं बन रहा था। दर्द को सहा और मैदान में योद्धा की तरह डटे रहे। अश्विन भयंकर कमर दर्द से जूझ रहे थे, लेकिन हौसला उससे भी बड़ा था और ये गवाही उनकी पत्नी के ट्वीट ने दी। अश्विन की पत्नी प्रीति ने ट्विटर पर लिखा कि सुबह अश्विन की हालत ऐसी नहीं थी कि वो सीधे खड़े हो सकें। शू के लेस भी वो खुद नहीं बांध पा रहे थे। ऐसे में उन्होंने जो किया उससे वो हैरान है। वहीं अश्विन भी ये ट्वीट पढ़कर भावुक हो गए। हालांकि प्रीति ने साथ में तंज कसते हुए ये भी लिखा कि ये पैकिंग में उनकी मदद कौन करेगा। रविंद्र जडेजा ने पहली पारी में कंगारुओं को रोका। गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट झटके। आखिर में स्टीव स्मिथ को रन आउट किया। शानदार बल्लेबाजी की, लेकिन चोटिल हो गए। आखिरी दिन में भी बल्लेबाजी के लिए तैयार थे जडेजा। दर्द का इंजेक्शन लगवाकर तैयार थे जडेजा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा टेस्ट ड्रॉ हो गया है। 5-5 घायल खिलाड़ियों वाली टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को उसके घर में ऐसा मजा चखाया कि फैंस बेहद भावुक हो गए। यहां तक कि कमेंट्री कर रहे पूर्व क्रिकेटर संजय मांजरेकर ऑन एयर ही रो पड़े। वो लम्हा भी ऐसा ही था। रविंद्र जडेजा का चोटिल होना, ऋषभ पंत का दर्द के बावजूद बल्लेबाजी करना, हनुमा विहारी का दवाई खाकर बल्लेबाजी करना, ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों फील्डरों की लगातार स्लेजिंग झेलना, दर्शकों का खिलाड़ियों के साथ बुरा व्यवहार करना। इतनी मुसीबतों के बाद भी टीम इंडिया ने हार को सिडनी में टाल दिया। ऐसे में आंकड़ों में भले ही ये सिर्फ एक ड्रॉ कहलाया जाएगा, लेकिन टीम इंडिया ने जिन हालातों में ये ड्रॉ हासिल किया वो किसी जीत से कम नहीं है और शायद हर क्रिकेट प्रेमी ताउम्र इस जज्बे को याद रखेगा।